यस ना? हाँ सर, करते हैं। ओके, गुड इवनिंग ऋषिता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें। अच्छा देखो, सरिता गुड इवनिंग पढ़ेगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सरिता अभी तक आया नहीं तो? सर कल आएंगे मॉर्निंग में कोलकाता ही। अरे सर वो छठ पूजा के लिए रुके हुए थे। हाँ हाँ हाँ, सही है सही। छठ पूजा करो। अच्छा तो इनकम टैक्स में हम लोग बेसिक्स में बात कर रहे थे, इतना तो मुझे याद है। और आई थिंक लास्ट क्लास जो हुआ था उसमें मैंने डिफरेंट पर्सन्स के बारे में एक नोट लिखाया था। नोट मतलब कॉपी में पॉइंट डाउन करवाया था, और कुछ बात को मैं समझा दिया। जितना भी अलग अलग टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं इनकम टैक्स में, उसके बारे में बातचीत करें। याद है? कुछ भी याद है? ठीक है। तो उसमें जैसे मानो इनकम टैक्स क्या करते हैं, इनकम टैक्स ये बोलता है, बताऊँ, यही लास्ट क्लास हुआ था टैक्स में, इसी टॉपिक के ऊपर। इनकम टैक्स का कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिया गया था। इनकम टैक्स क्या है लिखाया गया था। इनकम टैक्स को समझने का तरीका समझाया गया था। टैक्स रेट बताया गया था। न्यू और ओल्ड के बीच में डिफरेंस दिया गया था। फिर आप लोगों के साथ HUF के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात किया था मैं उस बार। एंड फाइनली बाकी जो पर्सन है उनको मैं नोट में पढ़ा दिया था, और अगर नोट शेयर नहीं किया तो मेरे को बोलना, मैं शेयर। ठीक है। बहुत ज़रूरी है सर, इनकम टैक्स में पर्सन्स को जानना बहुत जरूरी है। अच्छा अभी सर आज क्या बताओगे? सर आज मैं पर्सन्स पर बात नहीं करूंगा, पर्सन्स के बारे में ऑलरेडी बता दी। बेसिक्स में ही बातचीत होगा। आज दो इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने का इच्छा है, और उसके बारे में बात करूंगा। सर इनकम टैक्स में दो बहुत ही वाइटल टॉपिक है। जैसे एक टॉपिक है, एक आज अभी एक शुरू जो करूंगा वो बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे इंडिया में टैक्स सिस्टम को समझने के लिए तुम्हें इंडिया समझना जरूरी। क्या समझना जरूरी है? इंडिया समझना। सर इंडिया, सर इंडिया क्या है जानते हो? इंडिया, व्हाट डू थिंक अबाउट इंडिया? क्या है भारत? क्या है इंडिया? क्या है? हाँ, हमारा देश है, नेशन। हाँ, जब भी आपके सामने इंडिया इंडिया जब भी बोलते हैं, इंडिया का मैप सामने आता है आंखों के सामने, आता है ना? तो जो इंडिया का मैप है वही इंडिया है क्या? जो मैप में नहीं है वो भी इंडिया है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और टैक्स पर्पस के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कोई नहीं जानता, बट आप लोग जानो। कोई नहीं जानता मैंने, आम आदमी को तो पता ही नहीं। सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को ये सब चीजों में ज्ञान होता है कि व्हाट इज इंडिया। मतलब एक जनरल परसेप्शन ऐसा है कि जैसे इंडिया सामने बोला गया कि व्हाट इज इंडिया, बाहर वाला देश भी अगर बोलेगा कि इंडिया क्या है, तो हम लोग जनरली इंडिया का फिजिकल मैप को ढूंढते हैं, है ना? जैसे जैसे ये जो आउटर लाइन अगर मैं इसमें ड्रॉ करूं, ये इंडिया है। अच्छा, एक चीज भूल जाते हैं जब आउटर लाइन ड्रॉ करते हैं, भारत का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी है। भूलना मत हमारे अंडमान को, और कुछ हिस्सा यहाँ पर भी है। कौन है इधर? लाक्षाद्वीप। ठीक है।
तो भारत बोलने से ही भारत नजर आता है, लेकिन आपको मैं ये वाला भारत के बारे में बात नहीं करूंगा। अरे ये तो है ही, इंडिया माने सिर्फ इंडिया का फिजिकल मैप नहीं सर। इंडिया के मतलब इंडिया का फिजिकल मैप के बाहर भी इंडिया एक्सटेंड है। जैसे कि इंडिया के फिजिकल मैप के ऊपर का जो आसमान है वो भी भारत का। सबसे बड़ा बात है, एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, इसे बोलते हैं 200 नॉटिकल माइल्स। इंडिया के समुंदर का जो बेस लाइन है, ठीक है। देखो भारत ऐसे तो तीन साइड में खुला है ना। वेस्टर्न साइड में खुला है अरेबियन सी। साउथ में, साउथ में क्या है? ये वेस्टर्न साइड है ना। ये कौन सा सी है? अरेबियन सी। साउदर्न साइड में कौन? हाँ, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। भारत महासागर बोलते हैं इसको। थैंक यू सनो। क्या रे तुम लोग। और इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल। हाँ, तो सर इंडिया का तीनों तरफ समुंदर है। तीनों तरफ, अच्छा क्या इंडियन ओशन तो ऐसे बहुत बड़ा है, माने ये पूरा पोर्शन ही इंडियन ओशन। माने ये सारे के सारे ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा इंडियन ओशन। तो क्या पूरा इंडियन ओशन भारत का है? बट सर एक चीज देखो, भारत कितना पुराना देश है कि पृथ्वी में और किसी भी देश के नाम पे ओशन है। और कोई कंट्री तुमको नहीं मिलेगा, जैसे अमेरिका में अटलांटिक ओशन इधर आता है, अमेरिका और यूरोप के बीच में। कोई उसको यूरोपियन ओशियन नहीं बोलता, या फिर कोई उसको अमेरिकन ओशियन नहीं बोलता। चाइना की साइड में पैसिफिक ओशियन है, कोई उसको चाइनीज ओशियन नहीं बोलता। ऐसे है, साउथ चाइना सी है, ठीक है, सी बोलते हैं। बट एक ओशियन का नाम इंडियन ओशियन कोई बदल के रखे नहीं कर सकता। क्यों? इतना हिस्टोरिकली रिच कॉन्सेप्ट है, चेंज ही नहीं कर सकता। मैंने जब से पृथ्वी पैदा हुआ है, और जब से भारत, मैंने उसके शुरुआती दिनों से भारत का पहचान है, भारत बहुत पुराना है। समझ रहे हो? तभी देखो ना, ओशियन पे किसी का नाम नहीं बस भारत का, लेकिन ओशन सबका है। समझे बात? सीरियसली इसके पीछे बहुत गहरा बात है। लेकिन चलो वो हमारा विषय नहीं। इंडियन ओशियन इतना बड़ा है, देखो सारा ओशियन का नाम हमारे नाम पे है, नहीं ठीक है, चलो वो फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है कि ओशियन का कितना पोर्शन भारत। सर ओशियन का पोर्शन भारत का होने से टैक्स में क्या लेना देना? बहुत लेना देना। जैसे आप लोगों को मैंने बहुत बार पहले भी नॉर्मल बातचीत में बोला होगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस का एक कॉन्सेप्ट होता है। उसमें अगर कोई भारत में 182 दिन रहता है पिछले साल, तो वो भारत का रेसिडेंट होता है। और अगर वो कोई भारत का रेसिडेंट बन जाता है, तो उसे भारत में पूरे दुनिया भर के कमाई पे टैक्स देना पड़ता है। बात समझे? जैसे देखो हम भारत में रहते हैं, मेरा भारत का ही इनकम है, हम भारत में टैक्स देते हैं, हमारा कोई चिंता नहीं, हमको तो देना ही है, कहाँ जाए। मैंने हमारे जैसा जितना भी बहुत सारे लोग, मैंने सब कोई ऐसा ही है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत से भी कमाते हैं और भारत के बाहर से भी कमाते हैं, वेरी स्किलफुल पर्सन, जो इंडिया से भी कमाते हैं, इंडिया के बाहर से भी कमाते हैं। बट अगर वो भारत के रेसिडेंट होंगे, तो भारत के बाहर से भी कमाएगा तो भी भारत में टैक्स देना। इसलिए कुछ लोग जानबूझ के भारत के में, अगर मानो उसका भारत के बाहर भी रहने का जगह है, मानो इंग्लैंड में घर है या अमेरिका में घर है, तो जानबूझ के क्या करेगा, काउंट करके भारत में रहे। 180 डेज होगा, फ्लाइट बुक करेगा, निकल जाएगा। क्योंकि 2 दिन रहने पे अमेरिकन इनकम पे भी इंडिया में टैक्स देना पड़ सकता है, लंदन की इनकम पे भी इंडिया में टैक्स देना पड़ सकता है। तो निकलो। लेकिन हाँ, अब क्या भारत का इनकम पे टैक्स नहीं देगा? वो तो देना ही है, वो तो देना ही है। इतना सारा फेमस क्रिकेटर्स हैं,
फेमस फेमस सेलिब्रिटीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोगों का सब पसंदीदा पर्सन है, समझ गए। आजकल लंदन में घर बैठा है सब, हाँ, हीरो सबका काउंट करके रहेगा इंडिया। जैसे ही 180 दिन हो जाएगा, आएंगे ही नहीं भारत में। 6 महीने से ज्यादा हो जाएगा तो नहीं, फिर भारत में टैक्स भी देना पड़ेगा ना। जो भी हो, जोक से पार्ट, बट बात को समझो। तो इस तरह का कितना सारा लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि भारत सरकार क्लेम जो करेगा किसी से, उसको रेसिडेंशियल स्टेटस फुलफिल करना पड़ता है। और अगर कोई रेसिडेंशियल स्टेटस फुलफिल कर लेता है तो फिर वो बच नहीं सकता। मैंने रेसिडेंट को तो इंडियन इनकम पे टैक्स देना ही पड़ेगा, मैंने तो मैंने इंडियन इनकम किया, दुनिया भर पे कमाई टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप रेसिडेंट नहीं होते हो तो फिर अगर कनेक्शन इंडिया में है इनकम का तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। ये चर्चा करेंगे आगे आगे, रेसिडेंशियल स्टेटस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, समझा देंगे आप लोगों को। बहुत मैंने आराम से सीखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रेसिडेंशियल मैं लास्ट क्लास में सिखाया था आपको एक बात, कि अगर आपको इनकम टैक्स को अच्छी तरह से समझना है और इनकम टैक्स को मैंने अगर एकदम गहराई के साथ फील करना है, तो कुछ बातें एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पर मैं बोला था एवरी पर्सन आर लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम एज पर देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। तो इनकम टैक्स को समझने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले पर्सन को समझो, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में डिस्कस करूँ। अभी एक एक पर्सन के ऊपर अलग से बातचीत होगा, जैसे कि इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ में तो आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन से इंटरमीडिएट लेवल में पूछता है, तो मैक्सिमम सिलेबस इंटरमीडिएट लेवल पे इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ लेवल पे ही होगा। बट जैसे जैसे फाइनल तक पहुंचोगे कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा, तो कंपनी पार्टनरशिप वगैरह का इजी है, बिकॉज उतना कुछ झमेला नहीं है। बट कॉर्पोरेट का अलग से थोड़ा डिटेल्स होगा, तो कॉर्पोरेट टैक्स अलग से बढ़ना है। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि पर्सन्स को नहीं समझोगे तो फिर इनकम टैक्स नहीं समझो। यानी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कंपनी, पार्टनरशिप फार्म एक्सेट्रा, 7 पर्सन के बारे में क्रिस्टल क्लियर डिस्कशंस पिछले क्लासेस में भी हुआ। फिर क्या बोला, एवरी पर्सन आर लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड टैक्स। फिर इनकम क्या है उसको भी अच्छे से समझना है एज पर देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। तो फिर रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है वो भी समझ। सर अभी क्या हम रेसिडेंशियल स्टेटस समझा रहे हैं? नहीं, हम आपको अभी इंडिया समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? इंडिया। क्योंकि अगर इंडिया के बारे में इनकम टैक्स एक्ट में क्रिस्टल क्लियर बोला है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 25A, सेक्शन 2 सबसेक्शन 25A, इसमें इंडिया को एक्सप्लेन किया गया। क्या बोला गया? देखो क्या बोलता है, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे अगर मैं भारत का प्राचीन एक कॉन्सेप्ट बताऊं, जिसके बारे में संविधान में भी लिखा है, और संविधान उसी कॉन्सेप्ट को ही एक्चुअली बाद में थोड़ा अपना मॉडर्न हिस्सा में कॉपी किया है। अगर आप लोग भारत का पुराना, जैसे वेद पुराण में जो भारत का डेफिनेशंस दिया गया है, उसमें संस्कृत में ऐसा लिखा है कि इंडिया क्या है, तो उसके बारे में लिखा है कि हिंद सागर के उत्तर में, हिंदू सागर मैंने ये भारत महासागर को हिंदू महासागर में बोला गया, समझ रहे? हिंद सागर या हिंदू महासागर ऐसा करके बोला गया। तो हिंद सागर के उत्तर में, उत्तर माने नॉर्थ, और हिमालय के दक्षिण, जो एरिया मैंने ड्रॉ किया ये हिमालय, हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित देश को भारत। एग्जैक्ट उत्तर में कौन है? भारत महासागर के एग्जैक्ट उत्तर में भारत ही, और हिमालय के एग्जैक्ट दक्षिण में भारत ही। और एक बात करो आपसे, ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हाँ, म्यांमार, हाँ, ये सब भारत ही है। इनका अगर तुम हिस्टोरिकल पूरा कॉन्सेप्ट में चले जाओ, आपको भारत ही नजर आए। ये लोग कभी भी अलग कोई आइडेंटिटी इनका नहीं।
एग्जैक्ट देखो, और ये पूरा हिमालय यहीं से तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एकदम म्यांमार के इस बेल्ट तक हिमालय। कितना सुंदर एकदम जियोग्राफिकल डेफिनेशन दिया है, इससे बेहतर डेफिनेशन हो ही नहीं सकता। समझे आप? इसी को भारत बोलते हैं। चलो आज आपको मैं भारत समझाऊंगा और टैक्स के पर्पस में भी समझाऊंगा। रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट में भारत का एक ये मैप दिया गया। हाँ, उसको लेके पाकिस्तान भड़क गया, क्योंकि उस मैप पे पाकिस्तान को भी दिखाया गया, अफगानिस्तान को भी दिखाया गया, बट अफगानिस्तान नहीं भड़का। म्यांमार को भी दिखाया गया, पर म्यांमार भी नहीं भड़का। मैंने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा भारत दिखाया गया। इवन ये सब जो है ना, ये सब एरिया, हाँ, इसको माने भारत का हिस्सा ही माना जाता है। जैसे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का मतलब इसलिए इंडोनेशिया है क्योंकि इंडियंस का एशिया, इसलिए नाम पड़ा इंडोनेशिया। और ये पूरा मैक्सिमम, ये जो पूरा एरिया है ये इंडोनेशिया ही तो है। माने ये साउथ ईस्ट एशिया का मैक्सिमम पोर्शन इंडोनेशिया के पास है। और बाकी जो बचा कुचा थाईलैंड, वियतनाम एरिया थोड़ा सा, एक कंप्लीटली माने भारत का जो कल्चरल इम्पैक्ट है वो पूरा एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक फैला। एग्जैक्ट। समझे? कुछ कुछ नहीं समझे? समझो अब, इतना बड़ा एरिया पूरा भारत का कल्चरल इम्पैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये हमारे संविधान में लिखा है? हमारे संविधान में वो जो मैं आपको पहले ही मैप में दिखा रहा था, 200 नॉटिकल माइल्स, वही मैं आपको अभी समझाने वाला। ठीक है, मैं थोड़ा पुराण में चले वेद में चला गया था कि हिमालय का दक्षिण और हिंद महासागर का उत्तर, इसके बारे में, भारत के बारे में कहा गया। तो बोलते हैं ना हमारा देश का नाम क्या हुआ, वेद में भारत का मेंशन किया गया, और इवन संविधान में भी भारत का मेंशन किया गया है। देख लो आप। संविधान यहाँ पर मैं आपको संविधान के वहां पर क्या लिखा है उसको भी मैं एकदम क्लैरिटी के साथ यहाँ पर मेंशन किया। द definition of India under section 2 subsection 25A of the Income Tax Act 1961 क्या कहता है? बोलता है सेक्शन 2 subsection 25A of the Income Tax Act 1961 defines India as India means the territory of India referred to as in Article 1 of the Constitutions, its territorial waters, seabed, subsoil underlying such waters, continental shelf, exclusive economic zone, or any other maritime zone, and the airspace above its territory and territorial waters. तो इससे क्या समझ में आ रहा है सर? इससे एकदम सिंपल सा एक बात समझ में आ रहा है कि भारत का मतलब सिर्फ भारत का फिजिकल मैप नहीं। ये बात तो एकदम कान खोल के, जहन खोल के ले लेना। जनरल परसेप्शन हमारे सबका है कि ये फिजिकल मैप ही भारत नहीं। इसका इकोनॉमिक बहुत बेनिफिट है, यानी बहुत सारा बेनिफिट भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। जैसे भारत का शोर लाइन, जो बेस सी का जो साइड लाइन है, शोर लाइन बोलते हैं उसको, उस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक तो भारत पूरा का पूरा एकदम चारों तरफ से 200 नॉटिकल माइल। सर कितना होता है सर? 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू हो जाता है 1.86 किलोमीटर के अप्रोक्स। गूगल कर लो, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर समथिंग। सर नॉटिकल माइल क्या होता है? समुद्र का जो रास्ता नापा जाता है उसे नॉटिकल माइल है। जैसे जैसे नॉर्मल रोड पे हम लोग क्या बोलते हैं? किलोमीटर्स, है ना? बोलते हैं ना किलोमीटर्स, माइल्स भी बोलते हैं, बट जब समुद्र में रास्ता नापते हैं तो उसको हम लोग नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू अप्रोक्स 1.853 किलोमीटर के आसपास का कुछ वैल्यूशन। तो 200 नॉटिकल माइल्स मैंने हिसाब लगा, यानी 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू अगर 1.853 है तो 200 नॉटिकल माइल्स तक कितना होगा? इसका मतलब है कि समुद्र के छोर से
माने सोच जहां पर तुम खड़े हो बीच साइड में, वहां से भी 200 नॉटिकल माइल्स तक तुम्हारा भारत फैला हुआ है, और एकदम प्योरली भारत है वो। उसके मिट्टी के नीचे अगर तेल का रिजर्व है तो वो तुम्हारा है, कोई जहाज अगर वहां पर है तो वो भारत में है, कोई अगर उस समुद्र के ऊपर घर बना के रहता है तो वो भारत का है, कहीं किसी अगर तेल निकालते हैं तो भारत का इनकम है उसका। जाकर ठीक है, चलो देखो अब इसको समझो। माने हमारे सोच से बाहर है ये कॉन्सेप्ट, जनरल जो परसेप्शन है ना, उस परसेप्शन से बहुत आगे का सोच है ये। सर पहले कभी क्यों नहीं पढ़ा? अरे सब पढ़ाते हैं, कौन पढ़ता है? जैसे कि यहाँ पर क्या बोला, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, सीबेड, सबसॉइल, अंडरलाइंग सच वाटर। सबसॉइल माने समुद्र के नीचे का जो मिट्टी है वो भी भारत। कॉन्टिनेंटल शेल्फ माने वो जो समुद्र का जो छोर है वो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको ईईजेड कहते हैं, जैसे एसीजेड के बारे में तुम लोग सुने हो, है ना? इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। मैं सब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? और एनी अदर मेरीटाइम जोन एंड द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी, यानी वो जो समुद्र का एरिया जहां तक हमारा भारत स्प्रेड किया गया है 200 नॉटिकल माइल्स, उस 200 नॉटिकल माइल्स के ऊपर जो एयर स्पेस है वो भी भारत का। अगर कोई एरोप्लेन उस भारत के अंदर से जा रहा है तो उसे भारत को इनकम शेयर करना पड़ सकता है, तो जो भी इनकम जनरेट होगा वो भारत का होगा। ऐसे अगर ये सब डिसीजंस अगर क्लैरिटी के साथ नहीं लिया जाएगा तब तो फिर कोई भी कंट्री किसी का भी एयर स्पेस में आ जाए। जैसे तुम लोगों को पता है कि नहीं, आई डोंट नो, ये ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक, इससे पहले वो मोदी जी का सेकेंड टर्म के टाइम पे वो जो ऑफिसर का नाम बताओ ना, अभिनंदन, एयरलाइन ऑफिसर था ना अभिनंदन, लेफ्टिनेंट। हाँ, उन्होंने पूरा पाकिस्तान के वो पीओके में घुस के मार दिया था और फिर वो पकड़ा गया था, याद है? तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, क्योंकि हम लोग पीओके में घुस के मारा तो पाकिस्तान बोला कि पाकिस्तान में घुस के मारा, हाँ दैट्स ट्रू, क्योंकि पीओके तो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो इसका मतलब हम पाकिस्तान में घर में घुस के ही मार के आए, ठीक है? तो इस घटना के बाद उस टाइम पे इमरान खान थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उसके जमाने माने इससे पहले वाला सिचुएशन, माने अभी जो 5 साल का टर्म चल रहा है, बिफोर 5 इयर्स जो टर्म चल रहा है, तो इमरान खान ने बोला कि इंडिया, उससे पहले इंडिया पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करता था यूरोप जाने के लिए, अफगानिस्तान जाने के लिए, तुर्की जाने के लिए, क्योंकि इजी पड़ता है। जैसे कि अरे ऑनलाइन में ना एक ऐप होता है, रियल टाइम एयरलाइंस का डिटेल्स दिखाता है, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या फाइंडर? प्लेन फाइंडर। तुम चेक कर सकते हो, अगर अभी खोलोगे तो अभी दिखेगा कि आसपास में कहाँ प्लेन है, कितना दूरी में है, कहाँ जा रहा है, कभी चेक करना, ठीक है? तो इवन प्लेन का डिटेल्स भी देता है ना। हाँ, Same sector, very curious. Like, there was one plane that was flying over, that was in there to you get something. That is cool. ये देखो, अगर हम लोग पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करेंगे तो बहुत इजीली कोई भी फ्लाइट इजीली अफगानिस्तान पहुंच जाएगा, ईरान पहुंच जाएगा, यूरोप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान अपना एयर स्पेस यूज करने नहीं देगा तो फिर इंडियन प्लेन को घूम के जाना पड़ेगा, इससे फ्यूल का कॉस्ट बढ़ेगा, है ना? जैसे जैसे हमारा प्लेन कोलकाता से, मानो अगर किसी प्लेन को त्रिपुरा जाना, और अगर बांग्लादेश बोलते हैं कि हम एयर स्पेस यूज करने नहीं देंगे, तो फिर प्लेन को ऐसा घूम के जाना होगा, है ना? या फिर ऐसा करके जाना होगा। लेकिन अगर
बांग्लादेश का एयर स्पेस अगर हम लोग यूज कर पाएंगे, कितना आसानी से पहुंच सकते हैं, कितना फ्यूल बच सकता है, समझ रहे हो? तो ऐसा ही सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दूसरे देश का भी है। जैसे अगर पाकिस्तान को कभी श्रीलंका आना है, अगर वो इंडियन एयर बेस स्पेस को यूज करता है, वो आसानी से पहुंच सकता है, अदरवाइज उसको ऐसा करके आना पड़ेगा। मानो अगर इस टेरिटरी में भारत का नॉटिकल माइल्स आ जाता है, अच्छा भाई, तो अगर वो घुसेगा ना, परमिशन के बिना नहीं घुस सकता। ये मैं बोल रहा हूँ कभी का, आई थिंक कब का बात है, रिसेंटली किसी दिन का बात है, क्योंकि हमारा पंजाब और पाकिस्तान का, पंजाब एकदम सटा हुआ है ना, तो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि एक प्लेन पंजाब से मुंबई या गुजरात की तरफ आ रहा है, और उसका थोड़ा सा टर्बुलेंस क्रिएट हुआ, कुछ वेदर खराब था, तो हमारा पंजाब का जो एयरलाइंस का जो इंडिगो था, उसने क्या किया, प्लेन को बचाने के लिए पाकिस्तान के टेरिटरी में घुस गया। पाकिस्तान के टेरिटरी में घुस के मैंने लाहौर का एरिया यूज एयर स्पेस यूज करके फिर अंदर घुस गया। बट मजा का बात क्या जानते हो, पाकिस्तान को पता ही नहीं चला। उनके रैडर में आया ही नहीं। बाद में जब हम लोग बोल रहे हैं कि हम आपके एयर स्पेस को यूज करके आए, तब पाकिस्तान बोल रहे हैं नहीं नहीं ये सब सही नहीं है, परमिशन लेना चाहिए। तो तुम नहीं पकड़ पाए, तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम क्या कर सकते। देखो, तो इंडिया का मतलब क्या हो गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 है, टेरिटरी ऑफ इंडिया को एकदम क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेन करता है। देखो, दिस सेक्शन इज जियोग्राफिकल एंड जुरिसडिक्शनल स्कोप। इसमें जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मैं तब से बात कर रहा हूँ, एकदम वेद पुराण तक चला गया मैं। एज वेल एज जुरिसडिक्शन, माने लॉ एंड ऑर्डर लागू का, ठीक है, कि कहाँ भारत का नियम चले, सिंपल बात। एंड ऑल्सो फॉर टैक्सेशन पर्पस, दैट इज वेयर इंडियन टैक्स लॉस अप्लाई। जब भी हम लोग टैक्स लॉ पढ़ते हैं, जीएसटी या इनकम टैक्स या कोई भी लॉ, उसमें क्या बात होता है, दिस लॉ एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, है ना। तो जब बात होल ऑफ इंडिया होता है, तो समुद्र का वो एरिया, माने किसी भी शोर लाइन से, हाँ, 200 नॉटिकल माइल्स, क्या वो इंडिया नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट बात। मानो कोई किसी का जहाज मानो हमारे टेरिटरी में घुस के बैठा हुआ है, मजाक है। मानो हमारे टेरिटरी में आता है, मछली पकड़ता है, लेके चला जाता है। फिशरमैन तो करते हैं, कई बार वो लोग गलती से घुस जाता है, तो फिर वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसको पकड़ लेता है, समुद्र नेवी वाला। हमारा फिशरमैन भी फंसता है, तो वो लोग पकड़ लेते हैं, टॉर्चर भी करता है। हम भी नहीं छोड़, मारना सबको चाहिए, अगर वो नहीं छोड़ेगा तो हम क्यों छोड़। फिर बहुत बार जैसे कभी कभी देश के बीच में डिस्प्यूट सेटल होता है ना, तो बोलता है कि हमारा फिशरमैन तुम ले लिए, वापस कर। ये सभी झमेला ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट से ही क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन एरिया, हाँ, जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, तो सुंदरबन का एक हिस्सा बांग्लादेश में आता है, सुंदरबन का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इंडिया हो गया। तो वही सुंदरबन, अब जब समुद्र में तुमको क्या समझ में आएगा बोलो, क्योंकि समुद्र में थोड़ी ना बॉर्डर दिया हुआ है। तो कभी इधर का लोग उधर चल जाते, उधर का लोग इधर आ जाता है। The territory of India, as per Article 1 of the Constitution, Article 1 says India, that is Bharat. आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत shall be union of states. This includes all the states and union territories of India. Any territory that may become part of India later also. अगर जैसे सिक्किम, गोवा, इस तरह का कुछ एरिया इंडिया में 47 के बाद इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई 47 के बाद भी इंक्लूड हुआ, वो भी इंडिया है, इस बात को भी क्लियर होता है। ये बंदा सिक्किम से बैठा हुआ है,
तो गोवा का होता तो और अच्छा। So income arising within these states or duties is definitely taxable in। अब किसी के लिए कभी कोई स्पेशल रूल्स आ जाता है वो अलग बात, जनरल रूल तो यही है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, व्हाट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया, याद रहेगा, बहुत जरूरी बात है, कॉमन सेंस के लिए भी हर भारतीय को जानना चाहिए। हाँ, फालतू एडुकेशन लेके क्या करें? काम का चीज करना चाहिए, इसको पढ़ के इंसान को कुछ पता चले, कुछ पता नहीं चलता। तो क्या सबको सीएस बनने के लिए बोलो? हाँ बोलो ना, फेल भी हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं है। वो किसी कोई एक फेमस यूपीएससी टीचर है ना, वो जिसने 12 फेल किया, 12 फेल में जो टीचर का रोल अदा किया, बहुत अच्छे है। हाँ, पॉडकास्ट बहुत फेमस है, वो दिल्ली का बड़ा फेमस है, दृष्टि आईएएस का जो टीचर है मेन, उन्हीं का है दृष्टि आईएएस। तो उन्होंने बहुत जगह में अपने इंटरव्यू में बोला है कि इंडिया के हर बच्चे को यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी पास करे या ना, बिकॉज यूपीएससी का प्रिपरेशन उसको इस लेवल का नॉलेज देगा, इसका जिंदगी में बहुत काम है। माने वो पास ना भी कर पाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यूपीएससी का प्रिपरेशन अपने आप में ही एक बहुत माने इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेगमेंट है जिससे वो बहुत कुछ जान पाए। सिमिलरली हमारे प्रोफेशनल लेवल में सीए में पास करे फेल करे फर्क नहीं पड़ता, बट इसका जो नॉलेज है इसका कोई सफल। फिर क्या बोलता है, टेरिटोरियल वाटर्स, कितना बोला मैं अभी आपको बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, मैक्सिमम एक्सटेंड 200 नॉटिकल माइल्स, बट जनरल एक्सटेंशन 12 नॉटिकल माइल्स। मैंने अगर तुमको कोई पूछे कि इंडिया एक्सटेंड्स टू, तो क्या जवाब दोगे? 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन अलोंग द कोस्ट। मैंने ये एकदम प्योरली इंडिया, ठीक है। इंडिया हैज सोवेरेनिटी ओवर दीज वाटर्स, मैंने इस पानी में, मैंने 12 नॉटिकल माइल्स, मैंने 12 इंटू 1.853 किलोमीटर कर दो, मैंने अप्रोक्स समुद्र के छोर से 18-20 किलोमीटर अंदर तक कंप्लीटली वो इंडिया, मैंने उसका पानी भारत का। सोवेरिन माने जिसमें कोई और देश का कोई राइट, मीनिंग इट कैन इन्फोर्स टैक्स, इट कैन इन्फोर्स कस्टम्स, कस्टम माने कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स एंड अदर लॉज ऑफ, जो भी नियम है जिस स्टेट के अंदर वो पानी आ जाएगा उस स्टेट का नियम भी लागू होगा। जैसे मानो बंगाल के नीचे समुंदर है, महाराष्ट्र के पीछे समुंदर है, चेन्नई तमिलनाडु और केरला के नीचे भी समुंदर है, जहां जहां आंध्र प्रदेश में समुंदर है। आंध्र प्रदेश आई थिंक इंडिया का सबसे हाईएस्ट किलोमीटर का समुंदर का एरिया आंध्र प्रदेश के पास। किसके पास? महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा। ये आंध्र का कोस्टल लाइन है, बहुत बड़ा है क्या? महाराष्ट्र का केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु का भी बड़ा है, तमिलनाडु का बंगाल, उड़ीसा, नहीं जिसका जैसा है, कर्नाटका के पास भी है, गोवा के पास तो है ही छोटा सा कर्नाटका, इधर गुजरात के पास भी बड़ा सा है। हाँ, कराची भी ले लेता, समझे तुम? इसी तरह से तुमको समझ में आ जाएगा कि किसके पास कितना कोस्टल एरिया है। महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। सिर्फ हमारे तो छोटा सा, अरे क्या फर्क पड़ता है? अरे मैप में ये छोटा सा एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है। अब क्या करें, बांग्लादेश आ गया एक्चुअल, नहीं तो ये पूरा बंगाल हमारा होता तो बंगाल का कितना बड़ा सा एरिया है, बंगाल के हिसाब से, क्योंकि बाकी कोई स्टेट्स अलग नहीं हुआ है, बंगाल अलग हुआ है।
बंगाल का दुख है जिंदगी में बहुत, दिल टूटा, हार्ट ब्रेक वाला एक इमेज होता है ना, हाँ, इसका दिल टूटा है सर, ये टूटा हुआ दिल है, तुम लोग नहीं समझो। भारत का दो हिस्सा जिनका दिल टूटा हुआ है, एक बंगाल का, दूसरा पंजाब का। टूटा हुआ दिल कब जोड़ेगा सर? इसीलिए तो सारा प्रॉब्लम का जड़ यही दो जगह पे, क्योंकि दिल टूटने वाले का दर्द वही जानता है जिसका दिल टूटता है। किसी को भारत के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, कोई आके हमको भाषण देके चला जाता है, आपके बंगाल में ना कोई डेवलपमेंट नहीं। अरे भाई तू आके रह 2 दिन, फिर तेरे को दिखाते डेवलपमेंट क्या गुजरा है मेरे साथ, वो तो तू सहन नहीं कर पाएगा, फिर डेवलपमेंट का बात करेगा। हाँ सर, नहीं सीरियसली, उनको समझना चाहिए एक स्टेट के साथ क्या हुआ है। ज्ञान बांटने लगा है। मेरे पास भेज दे, हंसते हुए आएगा, रोता हुआ जाएगा। That's a different story. But I hope you understand कि किस तरह से चीजें बना हुआ। कोस्टल लाइन का आइडिया भी मिल रहा है ना? तो फिर extends to 12 nautical miles from the baseline along the coast. India has sovereignty over these waters. It can influence another law here. So if a business earns income like oil extraction or fishing, हाँ, तो अगर कोई भी बिजनेस 12 नॉटिकल माइल के अंदर तेल निकाल के इनकम करेगा तो इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई प्राइवेट कंपनी, सपोज रिलायंस, हाँ, सरकार का कंपनी है, ओएनजीसी कंपनी सरकार का, तो क्या हुआ, टैक्स तो उसे भी देना पड़ता है ना? क्या सरकार की कंपनी टैक्स नहीं देता सरकार का? सिस्टम सबके लिए लागू है, कोई भेदभाव नहीं है। तो अगर मान लो रिलायंस या कोई भी ऑयल निकालने वाला कंपनी या कोई भी फिशिंग कंपनी फिश वहां से निकाल के मार्केट में बेच रहा है, इनकम कर रहा है, तो टैक्स नहीं देना। लेकिन मानो कोई फिशिंग कंपनी मालदीव में जाके मछली निकाल के इंडिया में बेच, तो मालदीव सरकार भी टैक्स लेगा, और इंडिया सरकार लेगा कि नहीं लेगा वो देखा जाएगा। समझे कि नहीं? सीबेड, सबसॉइल, अंडरलाइंग टेरिटोरियल वाटर्स, इसको समझ। दिस रेफर्स टू द सी फ्लोर एंड लेयर्स बीनीथ इट। माने सी फ्लोर क्या होता है? समुद्र का जो पानी देख रहे हो उसके नीचे जहां पर जाके तुम्हारा पैर अटकेगा, वो सी फ्लोर है या सी बेड है। उसके नीचे भी जो लेयर्स है ना, उसके नीचे तेल रहता है। ये जो फॉसिल फ्यूल्स बोलते हो ना, फॉसिल फ्यूल्स उसके नीचे मिलता है। ये पेट्रोल, माने क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, नेचुरल गैस, उसके नीचे मिलता है। सी बेड में कुछ नहीं मिलता। सी बेड में मछली मिलता है, सी सी फूड्स में जो क्या बोलते हैं उसको, वो समुद्र का जो पेड़ पौधा होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ बोलना। अरे वो उसको बहुत बहुत प्रोटीनियस होता है। अरे समुद्र का जो हम लोग बंगाली में श्यावला बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हरा हरा कलर का नहीं होता, तो हिंदी में काई बोलता है। हाँ एल्गी। वो सी का जो एल्गी होता है वो कितना दाम है जानता है तू? एल्गी का स्पेलिंग क्या है? सही है ना? सी व्हीट चिप्स, सुशी नोरी, ये देख, ये सब सी हुई की है, एल्गी है सब।
भारत का कुछ एरिया है जहाँ पर ये सब चीजें मिलता है और उसको बेचता भी है। जापान वगैरह में तो समुद्र बहुत साफ है, तो वहाँ पर और अच्छा होता है, बहुत प्रोटीनियस होता है, दाम भी बहुत। हम लोग भी बेचते हैं, अमेरिका वगैरह को बेचते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स आई है। समझ रहे हैं? अरे क्या क्या चीज का बिजनेस नहीं होता तुमको, मैं क्या करूं? तो जो भी अर्निंग करेगा इनकम टैक्स देना पड़ेगा भारत, यही कहने का मतलब है। तो सी फ्लोर्स एंड लेयर्स beneath it, any resources extracted like petroleum, gas or minerals are considered Indian income sources. समझ गए? सीबेड और सबसॉइल अंडरलाइंग टेरिटोरियल वाटर्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये क्या होता है? मैं जो जिस बात पे मैं 200 नॉटिकल माइल चिल्ला रहा था आप लोग, इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ माने जो टेरिटोरियल वाटर माने 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल से बाहर भी जो फैला हुआ, ठीक है, कितना तक? 200 नॉटिकल माइल एज पर द इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, या यूनाइटेड नेशंस का एक रूल्स है। इंडिया हैज सोवरेन राइट्स टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज। माने सी का जो क्या बोलते हैं उसको, शोर लाइन है, जो बॉर्डर है जहां से सी चालू होता है, 12 नॉटिकल माइल्स तो तुम्हारा ही। पर 12 नॉटिकल माइल्स जब पार हो जाता है, 200 नॉटिकल माइल्स का जितना एरिया आएगा, मैंने इसको अगर मैं इस तरह से दिखाऊं आपको, मानो मानो यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स खत्म, ठीक है। अब मानो यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया। अब इस 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर अगर कुछ भी एक्सप्लॉइट करना है, मानो कोई नेचुरल रिसोर्सेज है लाइक टेल है एक्सेट्रा, पहला राइट भारत को। बट ये कंप्लीटली भारत का टेरिटरी नहीं, बट 200 नॉटिकल माइल्स तक पहला एक्सप्लॉइट करने का राइट इंडिया का, बाद में दूसरा देश उसमें। बट दिस इज नॉट अ टेरिटोरियल रिवर। और जो 12 नॉटिकल माइल्स है, दैट इज आल्सो टेरिटोरियल वाटर, आल्सो नोन एज कस्टम। माने एक जहाज जब इस एरिया में घुस जाएगा ना, तो आप समझो कि वो टैक्सेबल टेरिटरी में एंट्री मिलेगी, और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी काउंट होना चालू हो जाएगा। और जो 182 दिन, 365 दिन, 60 दिन का हिसाब किताब में भी आ जाएगा, और इंडियन इनकम पे टैक्स भी देना ही पड़ेगा। हमें घुस रहे हैं बात। तो ये हो गया 12 और 200 के बीच का, मैंने 200 को कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, 200 भारत एग्जैक्टली नहीं है, बट उस एरिया को दूसरा लोग भी यूज कर सकते हैं। बट जब भी किसी भी तरह का नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइट करने का बात हो, तो भारत का राइट। The income from oil exploitations by ONGC in this area taxable in India. तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो 200 नॉटिकल माइल दूर पे है, वो भी टैक्सेबल हो जाता है इंडिया। एंड इसके बाहर आता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। माने 200 तक क्या होगा? इकोनॉमिक जोन। 200 के बाहर जो एरिया आते हैं उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ कहते हैं। तो इंडिया एक्सटेंड्स टू 200 nautical miles from the baseline, and India has right to economic exploitation through not full sovereignty, है ना? बट तो 200 नॉटिकल माइल हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एरिया। इनकम फ्रॉम डीप सी फिशिंग और सीबेड माइनिंग इन EEZ इक्वल्स टू इंडियन। आता में जा रहा है ना सर? गहरा बात है। हाँ, सर डीप टॉक। एयर स्पेस अबव टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स, मैंने जिस टेरिटरी के बारे में बात किया, मैंने जो नॉर्मल टेरिटरी है हमारा, मैंने जो हमारा फिजिकल मैप है, उसके ऊपर का भारत बने, आसमान भी भारत का, और टेरिटोरियल वाटर के ऊपर का भारत बने, 12 नॉटिकल माइल्स के ऊपर का भारत, स्पेस भी भारत। The airspace above India and its territorial waters is also part of India. So income earned while flying over Indian airspace may have tax implications. माने इसको ऐसे बोला जा सकता है, मानो आपका फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में है, मानो 12 नॉटिकल माइल्स के समुद्र के अंदर है, और आप एयरलाइंस के अंदर चाय या कॉफी पी रहे, माने एयरलाइंस कंपनी आपको
चाय कॉफी मैगी, हाँ खाना वहां पर तो ये सब चलता है, वो क्या कप पानी ये सब चलता है ना। मैगी का क्या एक होता है ना, गर्म पानी डाल के, हाँ क्या बोलते हैं, कप नूडल्स, हाँ ठीक है। ये सब चीजें मानो वहां पर कंपनी तुमको बेच रहा है, उसका पैसा भी ले रहा है तुमसे। इंडिगो जैसे नॉर्मल फ्लाइट में एक कप चाय 150 टका लेता है, 150 रुपीज। फ्लाइट के अंदर ठंडा बहुत लगता है अगर सीरियसली, ठीक है। एसी बहुत जोर में ही चलता है जनरल। तो अगर मानो 2-3 घंटे का फ्लाइट है ना, तो शरीर ना बहुत तुमको मन करेगा थोड़ा चाय पीने से अच्छा, अगर इस तरह का आदत है तुमको। मेरे को तो ऐसे चाय का थोड़ा सा है, मेरे को लगता है भाई चाय कोई दे दे। अगर लंबा फ्लाइट हो जाए ना, आधा घंटा 45 मिनट में ठीक है, नो इशू, वो तो देखते देखते बीत जाता है। बट जैसे ही 2 आवर्स एंड मोर देन 2 आवर्स हो जाए ना, थोड़ा सा चाय बन जाता फिर मैम को मैं बोलता हूँ ये हो गया, बोले फालतू में बको मत, 150 टका का चाय कौन पीता है। मेरे ऑपोजिट साइड में एक बार ऐसा हुआ एक इंसिडेंट, मेरे सामने एक जन बैठा है, ठीक है। जैसे यूथ ही है सब, ठीक है, कहीं जा रहे हैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में, इतना मुझे उनके बात से समझ में आया। तो मेरे को पूछता है चाय कितना करके, तो मैं पी लिया। तो मेरे को पूछता है चाय कितना करके पी, मैं बोला 150 टका। तो मेरे को कैसे करता है उनका, तुम अगर मैंने एटीट्यूड देगा ना, मान मान की तू सामने बैठा है, और मान की मैं तू है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ 150 चाय कितना करके, तू बोल। समझ गया मैंने, एड़ा है 150 का चाय पीता है। मैंने बेसिकली मेरे को बोल रहा है एटीट्यूड से कि पागल हो तुम कि 150 का चाय पिए। अब मैं भी तो अलग लेवल का कंजूस आदमी, मानो अच्छा खासा देता है 150, 2 जन तो आराम से पी सकता है, ठीक है, सही बोला ना। 2 जन आराम से पी लेगा। वो लोग पानी देता है फ्री में, माने वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ग्लास में देगा, ठीक है। तो मैं मैम को बोला और एक जन को बोला पानी पियो पानी पियो तो जैसे ही पानी मांगेगा ग्लास मिल जाएगा, और मेरे पास चाय का कप है, छोड़ो डालो आधा आधा आराम से मैम बोलते देख मेरे को शर्म आ रहा है, बोले तुम रखो अपना शर्म अपने पॉकेट में, चाहिए 30 मिनट 2 कप चाय कितना करके पड़ा, 75 इंच। और वो जितना चाय या कॉफी देता है ना, उतना चाय जनरली हम लोग नहीं पीते। तो मेरा बुद्धि सही है, मैं अल्टीमेटली 150 का चाय को 75 बना लेता हूँ। चलो फिर भी फ्लाइट में ना ठीक है, ये सब डोमेस्टिक एयरलाइंस में। एयरपोर्ट में जो रेस्टोरेंट होता है ना, लाइक कैफेटेरिया टाइप्स, एक कप कॉफी टैक्स वैक्स लगा के 350 टका 400 टका, हाँ 500 रुपया तक चला जाता है। तो एक बार मेरे को बहुत नशा चढ़ा, मैं चाय ढूंढ रहा, चाय नहीं मिली, ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट। तो मिला तो कॉफी मिली, तो उसमें वो क्या वो एक लव साइन बना के देता है ना, कैपेचिनो। हाँ बोले "अरे यार साइन वाइन में कुछ चाहिए नहीं, कॉफी चाहिए। हाँ, तो इतना बड़ा एक कप प्लेट में दिया, मैं उनको बोल नहीं पाया कि मेरे को थोड़ा सा ग्लास वगैरह दे दो डिस्ट्रीब्यूट करने। 500 टका का कॉफी कौन पीता है, मिडिल क्लास को बहुत चुभता है, आदत नहीं है हम लोगों को। सीरियसली मैं जो फील करता हूँ मैं वो बोलता हूँ, ठीक है? सुना हो कि अभी अदानी बहुत जगह में रिजनेबल कॉस्ट में रेस्टोरेंट खोला है, देखूंगा आगे जब जाऊंगा कहीं पर। हर जगह में नहीं है बट किसी किसी बॉम्बे में है सुना मैंने, रिजनेबल कॉस्ट में बॉम्बे में, मुंबई में, बॉम्बे एयरपोर्ट में खाना। अगर कभी जाओगे मुंबई ना, तो वो रिजनेबल कॉस्ट वाला ढूंढ, सीरियसली। मैंने नॉर्मल जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जो होता है ना, 100-150 मिल जाता है काइंड ऑफ, वैसे इसी कॉस्ट में काफी सारा किया है, अदानी कर रहा है। थैंक यू अगर ऐसा होगा तो, नहीं तो इतना महंगाई में भूख ही चला जाता है। So the airspace above India and its territorial waters is also part of India. So income earned while flying over Indian airspace may have tax implications. And the concept is like that. अब डोमेस्टिक कंपनी को तो ऐसे ही देना है वैसे भी देना है, बट माना कोई पाकिस्तानी एयरलाइंस इंडियन एयरलाइंस के ऊपर से जा रहा है और कॉपी बेच रहा है, मतलब है कि भाई मेरे टेरिटरी में बिजनेस करेगा तो हम
टैक्स लगा सकते, मतलब ऐसा। प्रैक्टिकल टैक्स implications क्या है? This definition determines what income is considered earned in India, crucial for residential status and tax law. माने इंडिया समझना इसलिए जरूरी है रियल लाइफ सिचुएशंस में, एक्चुअल में, कि तुमको टैक्स implication जानना है, इसलिए इंडिया जानना जरूरी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 25A, टाइप ऑफ पर्सन, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आप जैसे कितना तरह का रेसिडेंट होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस में बारे में पहले भी बातचीत हुआ है। अगर आप आरओआर, आरओआर कौन होता है? आरओआर माने ऐसे भी रेसिडेंट, वैसे भी रेसिडेंट। माने ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट का मतलब कुछ ऐसा है, माने अल्टीमेटली तुम यही के हो, ठीक है। इनको तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं से भी कमाओ टैक्स। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, माने आरओ आर नॉर बोलते हैं इनको, माने ऐसे तो रेसिडेंट है पर ना भी हो सकता है। इसका मैं ऐसे अपना हिंदी संस्करण मेरा ऐसे कहीं लिखा नहीं है, ये मेरे तरफ से मैं बनाया, नहीं तो आप लोग कहीं पर बोलोगे नहीं सर बोला है। किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा, ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, ऐसे तो रेसिडेंट है पर वैसे नहीं है, ऐसा कहीं लिखा है। ये सब मेरा खुद का मैन्युफैक्चर, किताब में मत ढूंढ। आर नॉर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये चलता है, ये RNOR, माने रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इनका टैक्स लायबिलिटी कैसा है? टैक्स ऑन इनकम अर्न्ड इन इंडिया एंड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। माने अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आर नॉर का हो तो आप इंडिया से इनकम करोगे तो इंडिया में तो टैक्स देना ही है, एज वेल एज अगर कंट्रोल्ड बिजनेस इंडिया में है तो भी इंडिया में टैक्स देना। यूजर ये कौन सा सेक्शन यूज कर रहा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 25। अगर ये 225 ना होता तो ये आर नॉर से ये बिजनेस कंट्रोल पे टैक्स नहीं मांग पाता, और वो बंदा यहाँ रहता ही नहीं, बाहर ही रहता है, लेकिन कंट्रोल इंडिया से कर रहा है ना, तो फिर इंडिया में टैक्स देना। तो एक्चुअली इसका मतलब ये हो जाता है, मैं रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ाऊंगा इसको, इसे टैक्स इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टैक्स इंसिडेंस। इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है कि इनकम अगर इंडिया में ड्यू होगा, रिसीव होगा, एक्रू होगा, या डीम टू एक्रू होगा, या डीम टू रिसीव होगा, डीम बने मान लेंगे, तो फिर इंडिया में टैक्स देना। अगर किसी कोई मानो फॉरेन में बिजनेस कर रहा है बट इंडिया में रहता है, बिजनेस फॉरेन में पर इंडिया में ही रहता है, तो इसका मतलब ये मान लेंगे क्योंकि बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, तो दैट मीन्स ये इंडिया में इनकम एक्रू हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है, तो इंडिया में टैक्स। नहीं सर बिजनेस तो बाहर कर रहे हैं, तो फिर यहाँ क्या कर जाओ। अगर बिजनेस बाहर है तो तुम भी बाहर जाओ ना, यहाँ क्या करो? अगर यहाँ रहोगे तो यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। क्या इसमें तो कोई इलॉजिकल बात है नहीं। अगर तुमको इंडिया में टैक्स नहीं देना है तो चले जाओ यहाँ से, परमानेंट चला जाओ, NRI के रूप में कभी कभी आ जाओ। मैंने देखो भाई, जो लोग दिमाग वाले हैं इनकम बहुत जगह से कर सकते हैं, उनका पास दिमाग भी होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, और वो सच में वो अपॉर्चुनिटी ढूंढना जानता है। सीरियसली ये मैं बिजनेसमैन को मैं नमन करता हूँ इसलिए, क्योंकि जैसे मैं कुछ, जैसे भारत में एक गांव है गुजरात में, जगह का नाम है, नाम बोल रहा है, एक गाँव, उस गांव का सारे के सारे लोग बाहर रहते हैं। वो गांव इंडिया का रिचेस्ट गांव, रिचेस्ट विलेज इन इंडिया, हर कोई करोड़पति, हर कोई, मैंने ऐसा कोई घर नहीं है जो बिलियनियर या मिलेनियर नहीं। ये आजादी से पहले से वहां गांव का सभी लोग बाहर चले गया था। आज हर किसी का, किसी ना किसी का, या तो अमेरिका में, या तो अफ्रीका में, या तो इंग्लैंड में उनका फैक्ट्री है, बिजनेस है कुछ। गुजरात में नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं याद आएगा तो देखेंगे। और गांव देखने से गांव लगेगा नहीं, ढूंढ लिया ऐसे।
हाँ, कच्छ के आसपास है क्या? क्या नाम है? मधा मधापात शायद, पात, मधापार, अच्छा शायद। नहीं है ना? मतलब समझ रहे बात मेरा? मतलब अगर मानो कोई यहाँ से बैठ के बिजनेस कंट्रोल कर रहा है तो इंडिया में टैक्स नहीं दे। अगर परमानेंटली चले जाओगे तो ठीक, जाओ जहाँ कर रहे हो वहां पर टैक्स दो, और कभी गेस्ट की तरह आ जाओ एनआरआई के रूप। नॉन रेसिडेंट के लिए भी सेम बात कर रहे हैं। नॉन रेसिडेंट मैंने जिसका इंडिया के साथ कोई कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, बट उसका क्या बोल रहे हैं कि टैक्स ओनली ऑन इनकम अराइजिंग और एक्रूइंग इन इंडिया। मैंने जिस जो इनकम इंडिया में एक्रूअल अराइज होगा सिर्फ उसी पे टैक्स देना है, बाकी किसी भी इनकम पे टैक्स देने का जरूरत। इसका कॉन्सेप्ट भी तो सेम 225A से ही आ रहा है ना। इंडिया इनकम अगर इंडियन टेरिटरी से जनरेट हो रहा है, अब इंडियन टेरिटरी का मतलब सिर्फ इंडिया का फिजिकल मैप नहीं है, बार बार बोल रहे हैं सर। कोई आके इंडिया के समुद्र से मछली पकड़ के भी फॉरेन में जाके बेच सकता है। वो बोलेगा हमने कहा मुंबई सिटी में घुसा है, हम तो समुद्र से आए, समुद्र से ही चला गया। देखिए नहीं, नहीं हमने कहा कोलकाता में घुसा, हम तो दीघा से आए, दीघा, दीघा का बीच में भी नहीं उतरे, समुद्र में ही थे, मछली पकड़े और चले गए। आपको बता दूं कि हमारा बंगाल का जो, स्पेशली बांग्लादेश का, बट इंटायर बंगाल रीजन का जो हिल्सा फिश होता है, जिसको बंगाली में इलिश माछ बोलता है, ये यूरोप में इतना पॉपुलर है कि हर साल मैंने 100 करोड़ का फिश बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है यूरोप, स्पेशली इंग्लैंड। क्योंकि इलिश जैसा, मैंने जो इलिश का जो क्वालिटी ऑफ टेस्ट है मछली के अंदर, वो क्वालिटी ऑफ टेस्ट वर्ल्ड की किसी मछली में नहीं। उनके लंदन के जो रिवर है उसका नाम है टेम्स। टेम्स रिवर में भी एक मछली मिलता है, उसका नाम है सैल्मोन बोल के एक मछली मिलता है। हाँ हाँ, सुशी में यूज होता है ये सैल्मोन मछली। और भी बहुत देश में मिलता है, जापान वगैरह में भी मिलता है, हमारे देश में महाराष्ट्र में मिलता है सैल्मोन। ठीक है, ये सैल्मोन मछली वहां के नदी में होता है। तो वो लोग पहले बोला था हमारा सैल्मोन बहुत से पॉपुलर, लेकिन इलिश खाने के बाद, ठीक है, इनका हो गया। अभी आजादी का इतना दिन हो गया, आज भी बांग्लादेश उनको इतना एक्सपोर्ट करता है कि तुमको क्या हो। जस्ट इमेजिन करो कि जहाज से इतना दूर मछली जाता है। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब कोई मामूली बात नहीं है। मुझे लग रहा है मछली तो पकड़, अरे मछली करोड़ों का होता है। एक टूना फिश होता है ना, टूना बोल के, TUNA, टूना। वो फिश भी बहुत इंटरनेशनली खाया जाता है। देखो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, जापान वगैरह साइड के लोग बहुत खाते हैं, ठंड एरिया के लोग बहुत खाते हैं टूना फिश, देखा हूँ। बट फिर भी हिल्सा के सामने सब फेल। सीरियस, हिल्सा, रोही, कतला हमारा जो लोकल है ना, इसके सामने सब फेल। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो प्योर वेज हूँ आज तक। मैं बचपन में सब खाया, बट पिछले 20 साल से मैं कुछ नहीं। हाँ, पिछले 20 साल से मैं कुछ नहीं खाया, ना तो माछ खाया, ना तो मैंने मछली खाया, ना तो चिकन मटन खाया। लेकिन मेरे को सब टेस्ट पता है। लेकिन करेंटली आई एम टोटली वेज फॉर द लास्ट 20 years, इसलिए मुझे सब पता है। अरे सर, बंगाली फैमिली में जन्मा, इतना तो नॉर्मल था। बट बाद में मैं खुद चूज किया मुझे भेजना। मैम के साथ मिलने से पहले बहुत लोग मुझे बोलता है कि मैम के कारण मैं भेजूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नेचुरली भेजूंगा। बट सीरियसली हिल्सा का टेस्ट मुझे पूरा याद है कैसा है। बंगाली में सोरसे बाटा देके इलिश माछा सब ये एक होता है, खरा मिर्चा के साथ सोरसे बाटा करके, उसको बोलते हैं इलिश, सोरसे इलिश बाटा बोलता है। बहुत टेस्टी होता है, अगर कभी किसी बंगाली फ्रेंड के घर में मिले तो खा ले। सीरियसली बहुत टेस्टी होता है। क्या बोला? सोरसे इलिश बाटा।
मैंने सोरसे बाटा के सरसों से बनता है, फिर उसमें इलिश मास होता है, बहुत टेस्टी होता है। हाँ, मछली खाते हो? इसलिए बोल रहा हूं, जब खाते हो तो खा के देखो। इसको खाने का मन कर रहा है, नहीं खाते? अच्छा नहीं लगता? फिर से खाए हो कभी? नहीं, कभी टेस्ट करके देख, टेस्ट करके देखना। वो तुम्हारा बुआ लोग रहते हैं ना इधर, बुआ मौसी लोग, उनको बोलना कभी हिंसा करते। ठीक है, चिंगड़ी का टेस्ट है, आई नो दैट, बट हिलसा एक बार खा के देख, कैसा लगा। हो सकता है तुमको अच्छा ना लगे, बट एक बार खा के देख। अच्छा लगा था? नहीं, देखो बेटकी खाया। देखो बेटकी माछ में ज्यादातर ये बनता है, फिश फ्राई टाइप का चीजें ज्यादा बनता है बेटा। अब तुम लोग बोलेगे सर आप भेज कैसे हो, सब पता है आप। देखो, अच्छा तो यहाँ पर देखो एग्जांपल दे, ओएनजीसी एक्सट्रैक्टिंग ऑयल 150 नॉटिकल माइल्स ऑफ मुंबई कोस्ट विद इन इंडिया is a taxable in India. An Indian ship earning freight income between Chennai and Andaman, ठीक है, within Indian territorial water taxable in India. Foreign airlines earning revenue for passenger flying over Indian airspace, part of Indian territory, portion taxable in India. समझ गए implications? इसीलिए ये डेफिनेशंस बहुत मैटर करता है। ठीक है, किताब में तो 4 लाइन बोल के थोड़ा डिफिकल्टीज करके छोड़ दिया, मैं आपको एकदम रियल लाइफ कॉन्सेप्ट देगी, और एग्जाम में अगर सवाल करेगा तो इस तरह का क्वेश्चन। इट सेट्स jurisdictional boundaries for Indian tax laws, help determine source of income for taxations, ensure that even income earned outside land boundaries but within maritime zones, maritime माने जो समुद्र छोड़ के जो टाइम चेंज हो जाता है, इस टैक्स अंडर इंडियन लॉ। Aspects and covers land territory, and territorial waters, all states and union territories up to 12 nautical miles, continental shelf and EEZ up to 200 nautical miles for resources, seabed, subsoil, airspace, natural resources below sea, above land and sea territory. In essence, section 225A, 2 subsection 25A broadens the scope of India beyond its physical land boundaries to include surrounding maritime and airspace areas, ensuring that all economic activities connected to India are covered under the Indian tax system. 100 बात की एक बात, ठीक है। एक बार पूछते हैं सबको, तुम सबको समझ में आया? अभिजीत, परिता, ऋषिता, सनम, बोलो सर। यस सर। Yes, sir. सर और क्या बोलोगे सर? आज मैं एक तो इंडिया के बारे में बहुत सोचा था कि इंडिया समझाऊंगा तुम लोग, और इसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस भी समझा। अभी मैं एक टॉपिक में जा रहा हूँ, इसका नाम है एग्रीकल्चर। यह अपने आप में ये टॉपिक को भी बेसिक के अंदर लिखा गया है, बट ये एग्रीकल्चरल इनकम पूरा का पूरा इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। माने एक क्वेश्चन के अंदर एग्री इनकम डाल के एक क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना सकते। मैंने मानो एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें मानो अलग अलग हेड्स का इनकम दे दिया, लाइक सैलरी इनकम, पीजीबीपी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कोई भी एक हेड का 2 हेड्स मिला के दे दिया, बीच में एक एग्री इनकम घुसेड़ दिया। ऐसे जनरली अगर कोई किसी को पूछता है कि भाई एग्री इनकम क्या है, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्री इनकम को एग्जेम्प्ट करता है। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड, उसमें टैक्स जनरली नहीं लगता। लेकिन देखो मैं एक वर्ड यूज किया, जनरली नहीं लगता, इसका मतलब क्या कभी लगता है? देयर आर सर्टेन सिनेरियो और कंडीशंस जब एग्री इनकम भी टैक्सेबल होता है। इसे रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं।
इजी है, बट अगर नॉलेज में अगर मानो कोई इसको स्किप कर दे, कभी पढ़ा नहीं डिटेल से, और अगर एग्जाम में पूछ लिया एक एग्री इनकम के लिए सब जानते हो फिर भी उस एग्री इनकम का एडजस्टमेंट ना कर पाने के कारण पूरा क्वेश्चन ही बेकार, क्योंकि जनरली सबको ये चीज पढ़ लेता सेक्शन 10 सब्सक्रिप्शन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्टेड इन, इसके बाद एग्री इनकम को सब स्किप कर, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन को बहुत केस में मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स पढ़ता ही नहीं, बिकॉज इतना ज्यादा वेटेज नहीं है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन के अंदर एग्री दे दिया, एक बड़ा क्वेश्चन में अगर तुमने एग्री इनकम का एडजस्टमेंट नहीं कर पाया, तो फिर उतना बड़ा क्वेश्चन जिसमें 7 नंबर 8 नंबर था, अगर आंसर गलत निकलेगा तो पूरा क्वेश्चन ही बेकार। मैंने तुम्हारा सैलरी एडजस्टमेंट सही बना, हाउस प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट सही बना, सब सही बना, बट तुमको एग्री का एडजस्टमेंट नहीं बना, फालतू में मुश्किल है। इसलिए एग्री इनकम को जानना बहुत जरूरी है। कैसे जानेंगे, चलो जानते हैं। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो मैं सिंप्लीफाइड वाला ही पढ़ा रहा हूँ आपको फिर। घर पे जाके सब नोट डाउन करना, नहीं तो सब ऐसे ही रह जाएगा। कहानी में बहुत अच्छा सुनाता हूँ, भगवान का कृपा है मेरे ऊपर, लेकिन मेरे कहानी से आपका निकाह नहीं होगा। कहानी इंपॉर्टेंट है, बट कहानी के साथ साथ खुद का मेहनत भी चाहिए। नहीं सीरियसली, भगवान ने मेरे को जो दिया उसका तो मैं फायदा उठाता हूँ। सीरियसली अच्छा कहानी समझ, लेकिन सिर्फ कहानी से नहीं, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है सर, अच्छे से समझा रहा है, दैट्स ट्रू, लेकिन सिर्फ अच्छा समझने से नहीं होगा, आगे जाके इसको नोट डाउन करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो एग्जाम सिचुएशन में सब भूल जाओगे, फिर मेरा कहानी बेकार। तो बिलीव नहीं करेगा, मैं छोटा से छोटा बात को ऐसा कहानी बना देता हूँ। बचपन में मैं जब मानो फैमिली रिलेशंस में जैसे मानो होता है ना, मानो मामा घर में गए और कोई बात चल रही है, अगर मैं ये चीज अभी मैं खुद को समझा नहीं था कि मैं सच में इतना अच्छा स्टोरी सुनाता, तो ऐसे सब कोई मतलब किसी तरह से बात हो रहा है, तो मैं जब कोई बात उठाता था किसी कारण से, तो मैं देखता था सब ना चुप, हाँ कोई मूवी का स्टोरी सुना रहा या कुछ भी, लेकिन वो स्टोरी को ऐसे इतना अच्छे से प्रेजेंट करता हूँ सुनाने के टाइम पे, इवन बड़े लोग जिसको कुछ नहीं पता उसके बारे में, वो लोग भी आके ना ऐसा करके सुनते रहे, क्या हुआ, मैं तो अपने ग्रुप में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग आके क्यों सुन रहे हैं। तो फिर जब तक मैं बात करूंगा सब साइलेंट, कोई कुछ नहीं बोले, ये नेचुरली होता था। ऐसे नहीं मैं एकदम मैंने सच धज के मैं कभी कहानी नहीं सुना किसी की, आज भी नहीं सुना, मैं बात करता रहता हूँ वो सब चुप रहता, ये क्या है। फिर मेरे को समझ में आया कि अच्छा, मतलब मेरा मैंने कोई भी चीज को प्रेजेंट करने का एक कला भगवान ने मेरे को दिया, इट्स नेचुरल, मैंने कभी इसके लिए कोशिश की, क्या कर सकते। इसलिए बोल रहा हूं, मैं कहानी अच्छा बना लूंगा सर, लेकिन आप लोग अपना काम करें, नहीं तो मेरा कितना भी अच्छा काम आपकी जिंदगी में अगर कुछ काम ना है तो फिर बेकार हो जाएगा सर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 है, इसमें एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया, पॉइंट टू बी नोटेड। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स इम्प्लीकेशंस में बात किया गया कि वो एग्जेम्प्टेड होगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम को एक्सप्लेन नहीं करता है, एग्रीकल्चर इनकम को एक्सप्लेन करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। ऐसे भी आपको एक स्पेशल बात को, ये जो किसी भी लॉ के अंदर, जैसे ये टैक्स लॉ है, किसी भी लॉ के अंदर जब भी डेफिनेशंस दिया जाता है, जनरली डेफिनेशंस को सेक्शन 2 में दिया जाता है। आप कोई भी किताब खोल के देखो, कॉर्पोरेट लॉ खोलो, बिजनेस लॉ खोलो, जब भी आप डेफिनेशंस पढ़ने जाओगे आप मैक्सिमम केस में देखना सेक्शन 2 नजर आएगा। इसका मतलब है कि सेक्शन 2 में जनरली डेफिनेशंस को इलाबोरेट किया गया, ये लॉ का सिस्टम है। बाकी मेरे को लॉ का ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना जरूरी है इसको, एक चैप्टर आता है ऐसे सीएस में, तुम लोगों को जूरिस्प्रूडेंस में भी है और सीए इंटर में भी है, कॉर्पोरेट लॉ के साथ एक टॉपिक आता है, मैं पढ़ाऊंगा सर, आई थिंक अपकमिंग वीक में ही मैं उसका क्लास रखूंगा तुम लोगों के लिए। इसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स।
क्या बोला? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इसका मतलब और कुछ नहीं, इसमें बोला गया कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना। स्टैट्यूट माने लॉ होता है, तो इंटरप्रेट माने लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए वो वहां पर समझो, वो लॉ का विषय है समझो। सीएस के केस में जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है, और सीए इंटर के केस में इसको कॉर्पोरेट लॉ के अंदर एक अदर लॉ पार्ट है ना, उसके अंदर। जैसे एग्रीकल्चर इनकम क्या बोला? एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड, पॉइंट टू बी नोटेड, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड व्हिच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, उसे एग्री इनकम बोलते हैं। सर इंडिया बोला, अगर बांग्लादेश में जमीन है तो, जैसे हमारे कोलकाता में बहुत लोग मिलेगा तुमको इसका बांग्लादेश में जमीन है आज, सीरियसली ऐसे चलेगा? तुम उस तरफ देख रहे हो, बांग्लादेश में जमीन है, तो बांग्लादेश में जमीन में इनकम करेगा तो इंडिया में एग्री इनकम नहीं मानेंगे, उसे अदर सोर्स पे डाल देंगे और टैक्सेबल कर देंगे। मैंने फॉरेन जमीन होगा किसी का, नेपाल में जमीन है, भूटान में जमीन है तो फॉरेन लैंड ना। नेपाल भूटान इंडिया के अंदर आता है क्या? हाँ सिक्किम वाले बोलो, तुम्हारे घर से थोड़ा सा ही दूरी में है भूटान। हाँ इंडिया में तो नहीं आता। मानो किसी का पुराने रिलेशन में किसी का जमीन हो सकता है ना। अब मानो भूटान में भी जमीन है इंडिया, और इधर सिक्किम में भी जमीन है, तो भूटान के जमीन से जो इनकम होगा वो इनकम अदर सोर्स में चला जाएगा, उसे एग्री इनकम नहीं बोलते। ठीक है, मैंने ऐसे क्या है नेचुरली, ऐसे नेपाल भूटान तो विदेश लगता नहीं है ना, नेपाल भूटान और बांग्लादेश हाँ किसी भी एंगल से फॉरेन नहीं लगता। अच्छा तो नेपाल तो जाना बहुत आसान है, मैंने सबसे इजी एक्सेस नेपाल देता है। बांग्लादेश के साथ पॉपुलेशन का मुश्किल होता है थोड़ा, इसलिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा है। और भूटान इतना इजी एक्सेस नहीं देता, सिक्योरिटी मैंने वीजा का नहीं लगता। हाँ पैसा लगता है, कितना लेते हैं? 1500, और आधार कार्ड दिखाने से। आधार कार्ड और 1500-1600 कुछ लेता है, इंडियंस के लिए थोड़ा ज्यादा सस्ता है, बाकी देशों के लिए इतना सस्ता नहीं। 1500 रुपीज और आधार कार्ड दिखाओ, भूटान में एंट्री खुला। भूटान में तेल सस्ता आता है, पेट्रोल का रेट सस्ता है, तो जो लोग सिलीगुड़ी वगैरह में साइड में रहते हैं ना, ये लोग भूटान बॉर्डर घूमने जाते हैं, सही बोल रहा हूँ ना? और पेट्रोल लेके आ जाते हैं भूटान से। सीरियसली कितना वहां पर 90 रुपीज कुछ ऐसा चल रहा है, 85-90 कुछ, कितना नहीं पता। मेरे को क्या बोल रहा था कि वो लोग इस जानबूझ के घूमने जाते हैं, टांकी फुल कराते हैं, इधर आके बेच देता है या फिर अपना सेविंग कर लेता है। हाँ इंडिया से जाते हैं। वो लोग टैक्स कम रखा है, हम लोग टैक्स बहुत रखे पेट्रोल में। जीएसटी में नहीं पढ़ाते तुम, जीएसटी क्लास किया करो ना, कि पेट्रोल का रेट 106 रुपये इंडिया क्यों रखा है, इसके पीछे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। कल के क्लास में समझा देंगे, कल जीएसटी है ना, समझा देंगे। अब तू बोलेगा सर भूटान क्यों नहीं रखा, क्या वो कल नहीं परसों है GST। भूटान इसलिए भूटान टैक्स को कम रखा है, इसलिए टैक्स रेट कम है। माने माने अगर ऐसा बोला जाए, पेट्रोल पंप डीलर, मैंने पेट्रोल पंप डीलर अगर भूटान से तेल लेके बेचेगा तो ज्यादा फायदा करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से ना लेके अगर भूटान से लेके बेचेगा तो ज्यादा फायदा कर लेगा, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल पे जनरली 2 से 3 टका मार्जिन रहता है। अगर भूटान 90 टका लीटर दे रहा है और इधर 106 टका, मैंने 16 टका पर लीटर में, मैंने पेट्रोल पंप वाले के लिए बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, any income derived from such land by agriculture or the performance of any process ordinarily employed by a cultivator or receiver of rent in kind or to render the produce fit for the market। माने किसी भी तरह का परफॉर्मेंस जो कल्टीवेशन की तरह होता है, कल्टीवेशन समझते हो ना, फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट उसे कल्टीवेशन बोलते हैं। माने आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो कल्टीवेशन की तरह हो रहा है, और उससे तुमको मार्केट में उसका चीज जब बेच रहे हो तो वही एग्रीकल्चर माना जाएगा।
द सेल बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ सच प्रोड्यूस रेज्ड रिसीव बाय हिम, माने एक जमीन तुम रेंट पे दिया जिसमें कोई कल्टीवेशन कर रहा है, उसमें तुमको जो रेंट मिल रहा है, दैट रेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. Any income derived from any building owned and occupied by the receiver of rent or revenue or the cultivator, provided the building is situated on or in the immediate vicinity of such agricultural land. Vicinity माने एकदम नजदीक. जब मैंने इसको एक्चुअली इसको फार्म हाउस बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? फार्म हाउस. फार्म हाउस माने वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का पार्टी का फार्म हाउस का बात नहीं कर रहे. जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोगों का है ना, ये बॉम्बे में घर है और लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर में फार्म हाउस है, वो बॉम्बे के प्रॉपर्टी से ज्यादा वैल्यू देते हैं. वो फार्म हाउस नहीं. फार्म हाउस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? फार्म हाउस क्यों बनाया जाता है? बोलो. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए. अब जनरली लोग उसमें एक घर बना लेता है, बने ग्राउंड के अंदर, मैंने एक जगह जहां पर उसका धान, आट, चाल जो भी वो उगाता है, गेहूं, उसको रख देगा स्टोर करने में. उस बिल्डिंग का बात कर रहा है. सलमान खान का फार्म हाउस का बात नहीं कर रहा. नहीं, ये सब थिन लाइन है, इसीलिए तो सरकार इसको इतना डिटेल्स में लिखता है. मैं इसका भी आगे बताऊंगा कि फार्म हाउस अर्निंग जो है, जो ये सब आजकल जैसे कोलकाता के यहाँ पर भी डायमंड हार्बर साइड में ज्यादा चलता है. कोलकाता का जो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज का शादी ब्याह होता है ना, कोलकाता में नहीं करते, थोड़ा साइड में करते, गांव साइड में करते. जैसे कि डायमंड हार्बर में बहुत ऐसा फार्म हाउस है. इधर नॉर्थ 24 में मोद्धमग्राम है ना, मोद्धमग्राम बारासात के थोड़ा बाहर निकलोगे तो फार्म हाउस मिलेगा. डायमंड हार्बर साइड में तो बहुत अच्छा अच्छा है. डायमंड हार्बर से थोड़ा सा राइट साइड घुसने से एक जगह आता है गंगा किनारे. डायमंड हार्बर भी गंगा किनारे है. जगह का नाम है रायचौक. क्या नाम है? रायचौक. एक से बड़ा एक 5 स्टार होटल है वहां, देखने लायक है. एक दिन का भाड़ा ही होटल का आ जाता है. यहाँ का आईटीसी से भी ज्यादा है. सीरियसली सर्च कर लेना, रायचौक इन गंजेस, गैंजेस बोल के. क्या गजब का फैसिलिटी रखा है. रिच लोग जाते हैं. आप रिच हो तो आप भी जा सकते, कोई इशू नहीं. सीरियसली, अब किसके पास कितना पैसा हम थोड़ी ना देख लेंगे. अब शर्मा जी मानो पैसा उड़ाता है, मेरे यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं कि शर्मा जी का बहुत दबाव है. लेकिन दोस्त तो कैसे बांटता रहता. आज की पार्टी मेरी तरफ से. हाँ शर्मा जी, मेरा कहने का मतलब है रायचौक, डायमंड हार्बर ये सब गांव में है, बट फैसिलिटी 5 स्टार जैसे. अब कोई फार्म हाउस बना के उसको रेंट पे देगा, लोग शादी ब्याह करेगा, वो थोड़ी ना एग्रीकल्चर इनकम होगा. समझे बात को? फार्म हाउस का लैंड फार्म पर्पस में यूज होगा, तो फार्म हाउस का लैंड लग्जरी पर्पस में यूज करेगा. इसीलिए बोले any income derived from the building owned and occupied by the receiver of the rent or revenue or the cultivator, provided the building is situated or in the immediate vicinity of such agricultural land and required as a house of residence or for storing agricultural. समझे? तो उसे भी एग्रीकल्चर इनकम माना. जैसे rent or revenue from agreement, income received by letting out agricultural land to another person for cultivation. Revenue, income arising directly from the land, for example share of crops. Land must be situated in India. Land must be used for agricultural purpose. If a landowner leases his land for 2 lakh to a farmer for paddy cultivation, that 2 lakh is agriculture. समझे? नॉन एग्रीकल्चर एग्जाम्पल, जैसे if land is used for a brick kiln और फैक्ट्री, मानो कोई ब्रिक्स वगैरह बनाया जा रहा है, तो ये मानो वो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, बट उसमें एग्रीकल्चर का काम नहीं हो रहा है, तो वो नॉन एग्रीकल्चर, इवन इफ द लैंड इज रूरल.
जनरली रूरल लैंड को हम लोग एग्रीकल्चर में डाल ही सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर एग्री का काम नहीं होगा, जैसे बहुत सारे गांव के साइड में वो, उसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ईट भाटा। ईट भाटा समझते हो? ब्रिक्स फैक्ट्री, उसको भाटा बोलते हैं। भाटा माने भट्टी में जला के ईटा बनता है, उस भट्टी को हम लोग बंगाली में बोलते हैं भाटा। इसीलिए जहां ईंट बनता है जल के, यानी गरम, पूरा एकदम गरम आग के अंदर, उसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ईट भाटा, और हिंदी में बोलते हैं भट्टी। सर आपको सब पता है। हम लैंग्वेज को तोड़ मोड़ के सब निकाल लेते हैं। तो अब मानो वो सब जनरली ये सब ईंट का भट्टी वगैरह या ईंट का भाटा वगैरह एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर ही होता है। अब वो बोलेगा मेरे एग्री इनकम है, टैक्स फ्री कर दो। और ईंट बेच के कितना पैसा है बोलो तो, ईंट का इनकम अलग लेवल का है। देखो कभी ईंट भट्टी देखे हो? हाँ, नहीं देखा कभी? हाँ, तुम लोग का जिंदगी चलता है। देखा करो, देखा करो। सर देखते हो तुम लोग, जानते हो, लेकिन तुमको पता नहीं है कि उसको ईंट भाटा बोलते हैं। एक चीज होगा, एक चूल्हा जैसा रहेगा, चूल्हा नहीं, चुल्ली बोलते हैं उसको, मैंने एक पूरा एक लंबा सा डोम का एक शेप रहेगा जिससे धुआं निकलता है, और वो पूरा का पूरा ब्रिक से बना होता है। देखे हो, बहुत कॉमन, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं देखोगे, कहीं ना कहीं जरूर ट्रेन में जाते हुए, बस में जाते हुए कहीं ना कहीं नजर आएगा। जैसे एक बहुत बड़ा लंबा सा बनेगा, दूर से दिखेगा, हाँ ईंट बनता है, उसके अंदर पूरा एक लोग घुस जाता है, घुस के वहां पर कच्चा ईटा को एकदम रख देता है, फिर नीचे ना एक अंडरग्राउंड करके उसमें आग लगा जाता है। फिर वो इतना जलेगा, फिर जल के सारा मिट्टी को लाल कर देगा, और फिर वो सब ईटा बन जाएगा, और उसी ईटा से हम लोग घर बनाएंगे। आजकल ऐसे एक ग्रे कलर का भी एक ईटा निकला है, वो सीमेंट की छाई से बनता है, वो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर स्टेशन का जो छाई होता है ना, उसको यूज करके भी आजकल ईटा बनता है, वो थोड़ा सस्ता होता है। देखना, थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट कलर का, ग्रे व्हाइट कलर का। हम्म, हाँ, वो थोड़ी आई कर वो थोड़ी आई कर चलिए आइटम। नॉन एग्रीकल्चरल एग्जाम्पल समझ गए, माने एग्रीकल्चरल लैंड यूज करने से एग्री इनकम होगा, ऐसा कोई बात। अभी इसमें एग्रीकल्चर इनकम को कैसे एक्सप्लेन किया टैक्स लॉ में? इनकम derived from agricultural operation, this means income from the actual cultivation of land, includes basic operation जैसे कि टिलिंग, शोइंग, प्लांटिंग, वीडिंग, वाटरिंग, हार्वेस्टिंग। माने एक फार्मर को जो काम करना पड़ता है, अगर आप सारा काम करते हो तो ये एग्रीकल्चरल इनकम। मैंने पहले मिट्टी को टिलिंग करो, फिर उसमें मैंने पहले उसको, मैंने उसको क्या कर, टिलिंग मैंने क्या होता है, वो मिट्टी को थोड़ा सा, नहीं पहले मिट्टी को ना थोड़ा, क्या बोलेंगे उसको, बांग्ला में हम भाषा से जो हिंदी से की वाले हैं, मैंने थोड़ा सा गुड़ा 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 करना पड़ता है, मैंने जिसमें पानी इजीली अंदर जा पाए, तोड़ना पड़ता है। हाँ, हाँ तोड़ना, मैंने मिट्टी को तोड़ते हैं पूरा, एकदम जैसे इजीली उसके अंदर पानी जाता है। फिर उसके अंदर शोइंग, मैंने पेड़ लगाना, फिर प्लांटिंग, मैंने उसके बाद एक पेड़ उगेगा, फिर उसको अलग से प्लांटिंग करेगा, फिर वीडिंग, वाटरिंग, हार्वेस्टिंग, बाकी काम। फिर सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, मैंने एक बार बेसिक हो गया, सब्सिक्वेंट में पेड़ अगर बड़ा हो जाएगा तो कटिंग करना है, ड्राइंग करना है, क्यूरिंग करना है, प्रोसेसिंग करना है। इफ डन टू मेक प्रोड्यूस फिट फॉर सेल, मैंने मार्केट में सेल करने के लिए, फिट करने के लिए जो चाहिए वो कर रहा है एग्रीकल्चर। जैसे ग्रोइंग राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, प्रोसेसिंग पैडी इनटू राइस बाय द कल्टीवेटर टू मेक इट मार्केट। देखो, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, नॉट एग्रीकल्चर इनकम, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन माने गन्ना, ये जो जिसको हम लोग चीनी बोलता है, चीनी
किससे बनता है? शुगर केन से ही बनता है। अच्छा, शुगर केन एक कल्टीवेशन प्रोडक्ट है, तो अगर हम शुगर केन से चीनी निकालेंगे तो उसे एग्री इनकम बोला जा सकता था, लेकिन सरकार शुगर को एग्री इनकम में नहीं डाले, क्योंकि शुगर केन को फैक्ट्री में ले जाके स्पेशल केमिकल प्रोसेसिंग के माध्यम से शुगर बनता है, उसका फॉर्मेशन ही चेंज हो जाता है। बेसिक ऑपरेशन सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस का पार्ट वो है नहीं, भले ही शुगर केन से शुगर, लेकिन शुगर से जो इनकम तुम्हारा होगा वो एग्री इनकम नहीं, बिकॉज ऑफ नेचर। बात समझ में आ रहा है? हर चीज के पीछे लॉजिक है, अगर लॉजिक घुस जाए माथा में तो तुमको कोई मैंने तोड़ नहीं सकता। सिंस इट इन्वॉल्व्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, टी मैन्युफैक्चरिंग बियॉन्ड द प्राइमरी स्टेज। जैसे टी का जो तुम लोग आसाम सिक्किम में भी तो चाय का होता है ना, तो सिक्किम में दार्जिलिंग में टी का जो बेसिक ऑपरेशन है जो सब्सिक्वेंट है वो ठीक है एग्रीकल्चर, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद उसको फैक्ट्री में लेके जाया जाता है, फिर वहां पर एक स्पेशल प्रोसेस करके टी को अलग से मार्केटेबल करते हैं। वो वाला कंडीशन जो है ना, वो फैक्ट्री प्रोसेस वाला, वो एग्रीकल्चर नहीं। इसलिए टी का भी डिफरेंस है, 60-40 कर दिया। मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा। पूरा का पूरा टी का प्लांटेशन का पैसा मैंने इसमें नहीं डाला, एग्री में नहीं आता, इसका रूल आता है। ये मैं नेक्स्ट दिन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये देखो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर इन इंडिया 60% एग्री माना जाएगा, 40% नॉन एग्री माना बिजनेस बात। कॉफी का भी सेम टू सेम है, थोड़ा डिफरेंस है। कॉफी में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होता है। जैसे मानो अगर कोई कॉफी ग्रो क्योर कर रहा है, सिर्फ ग्रो और क्योर करेगा तो 75% एग्री, 25% नॉन एग्री। लेकिन अगर मानो वो ग्रो भी करेगा, क्योर भी करेगा, रोस्ट भी करेगा, ग्राउंडेड भी करेगा, अरे इंस्टेंट कॉफी नहीं होता। जो हम लोग जो इंस्टेंट कॉफी लेके आते हैं वो ग्राउंडेड है बोल गई ना, नेस्कैफे, हाँ, ब्रू। अभी ठंडा पड़ेगा कॉफी पिएगा, हम तो पीते हैं थोड़ा ठंड में ही पीते हैं कॉफी, गर्मी में हमारे इधर वेदर में कॉफी मेरे को ठीक नहीं लगता। अगर सारा दिन एसी में वो अलग बात है, बट अगर नॉर्मल गर्मी में कॉफी मेरे को ठीक सहन नहीं, बट हाँ सारा दिन तुम ठंड ठंड में हो, हाँ, तो कॉफी मजा आ जाए। ये देखिए इसका मुंह पढ़ लेता हूँ मैं। तो अगर कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड एंड बाय द सेलर है तो 60% एग्री और 40% बिजनेस में चला जाए। और एक रबर का केस भी है, जैसे ये रूल याद रखना है, 7B में कॉफी आता है, 8 में टी आता है, और 7A में रबर आता है। रबर ये जिससे टायर बनता है, जानते हो टायर जो बनते हैं वो रबर से बनता है, रबर का पेड़ होता है। हाँ, व्हाइट व्हाइट कलर का एक निकलता है उस रबर के पेड़ से, उसको स्टॉक करते हैं, फिर उसके साथ केमिकल फॉर्मेशन करके फिर टायर बनता है, तभी जाके ये C8 MRF सब बनता है। 65% एग्री, 35% बिजनेस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब आराम से याद रहेगा सर। चीज कैसे बन रहा है पहले इस चीज को जान, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एग्रीकल्चर पे बाकी और भी बातें हैं वो करूंगा। अभी 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर हम लोगों का फाइनेंस का क्लास है ना, उसको पढ़ो, ठीक है। ये सबाई बुझते পেরেছে? हेलो, यस सर। 5 मिनट बाद मिलते हैं।